नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने एंट्रोपी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है एंट्रोपी। और लास्ट क्लास में अपनी आदर्श गैस की जो एंट्रोपी होती है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक है वास्तविक गैस की एंट्रोपी। वास्तविक गैस की एंट्रोपी, ठीक है। तो आज अपने वास्तविक गैस की एंट्रोपी का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद भाप जो है भाप की एंट्रोपी ज्ञात करेंगे। और अगर समय बचता है तो अपने ऊष्मागतिक पैमाने की बात करेंगे, ठीक है। शायद कल के जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर आपका ये जो यूनिट है, जो आपकी शायद सबसे बड़ी यूनिट है, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अपने इसके अंदर वास्तविक गैस की एंट्रोपी में सबसे पहले अपनी बात करते हैं वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण की, कि जो वास्तविक गैस होती है उसकी अवस्था समीकरण क्या होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, आप लोगों ने वास्तविक गैसें और उनका द्रवण जो है वो चैप्टर पढ़ोगे आप लोग अणुभूति सिद्धांत में, तो वहाँ आप लोग वास्तविक गैस की समीकरण भी व्युत्पन्न करोगे। तो वास्तविक गैस की समीकरण होती है, जैसे आदर्श गैस की समीकरण होती है PV बराबर nRT या PV बराबर RT आप लोग लिखते हो 1 मोल के लिए, उसके जैसे समीकरण होती है, परंतु फर्क रहता है दाब संशोधन और आयतन संशोधन का। तो दाब में संशोधन और आयतन में संशोधन करने के बाद भी आपके पास में जो आदर्श गैस की अवस्था समीकरण बचती है वो बचती है ये वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण। जो आदर्श गैस की थी वो थी PV बराबर RT, परंतु वास्तविक गैस की बनती है P प्लस A बटा V² और V माइनस का B और बराबर किसके RT के बराबर, ठीक है। यहाँ A और B दो जो है वो नियतांक है, ये दाब संशोधन को बता रहा है और ये अपने आयतन संशोधन को बता रहा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से आप लोग अणुगति सिद्धांत में पढ़ोगे। अब अपने बात कर लेते हैं कि जो वास्तविक गैस होती है, हालांकि वास्तविक गैस जो आप डिटेल से उस बुक में पढ़ लोगे आप लोग अणुगति सिद्धांत वाले में, अपने सिर्फ समीकरण की बात करेंगे। तो वास्तविक गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा, वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो अपने कुछ इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, du बराबर CV dt, du बराबर CV dt प्लस A बटा V² और dV। क्या लिखते हैं? du बराबर CV dt, जैसा कि आप लोग किस में लिखते हैं, आदर्श गैस में लिखते हैं, प्लस में ये टर्म जो है वो और जुड़ जाती है A बटा V² और साथ में dV। ये अपने पास में क्या है, वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण है और ये वास्तविक गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का सूत्र है। अब आप सभी जानते हो कि जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है जो एंट्रोपी के रूप में दिया गया है, उसका गणितीय रूप होता है ds बराबर dq बटा t। dq की जगह क्या करते हो, dq की जगह अपने लिखते हैं du प्लस dw, u लिखा है ये मैंने, du प्लस dw बटा t। फिर अपने क्या करते हैं, ये मान इस समीकरण के अंदर रख देते हैं, जिससे ds क्या बनता है, ds बनता है, ये मान रखने के बाद में CV dt प्लस A बटा V² और dV, CV dt प्लस A बटा V² और dV और साथ में dw है। तो dw जो कार्य जो होता है, कार्य का मान कितना होता है वास्तविक गैस के लिए, किए गए कार्य का मान होता है PdV। किए गए कार्य का मान कितना होता है, PdV होता है। ध्यान रखना ये किए गए कार्य का मान है, ठीक है। अपने PV का अवकलन नहीं कर रहे हैं यहाँ कोई, अगर आप लोग वो लिख देते साथ में VdP वो गलत होता है, क्योंकि अपने कार्य का मान रख रहे हैं। कार्य का मान कितना है, PdV है। पीछे आप लोगों ने जो देखा होगा आदर्श गैस वाले अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहाँ अपने लिख रहे थे PV बराबर RT, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण का अवकलन करके प्राप्त कर रहे थे PdV प्लस VdP, परंतु यहाँ अपने कार्य का सीधा सीधा मान रख रहे हैं और कार्य का मान कितना होता है, PdV होता है, ठीक है। और साथ में अपॉन में क्या लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बन जाता है, एंट्रोपी का मान बन जाता है। इसे थोड़ा और एडजस्ट करें, अगर ये बनता है ds इक्वल CV dt प्लस A बटा V² और प्लस P और dV क्या आ जाता है, यहाँ से कॉमन, और अपॉन में क्या है, T है, ठीक है। T को अलग अलग डिवाइड करके लिख दो, ds बराबर CV dt
और अपॉन में कौन है, अपॉन में टी है। तो ds किसके बराबर है, ds यहाँ से CV dt अपॉन टी के बराबर है। और देखो प्लस a बटा वी स्क्वायर प्लस पी अपॉन में टी और साथ में dv है, ठीक है। अब अपने क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन कीजिए, s इक्वल समाकलन किया CV dt बटा टी प्लस समाकलन करो, समाकलन बाद में करेंगे, पहले लिखो बटा टी और dv। ये टर्म जो है इसका आप लोग मान रख सकते हो, क्योंकि जैसे आप लोग लास्ट टॉपिक सोल्व कर रहे थे उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि जब इनका समाकलन किया जाता है तो अपने वही टर्म रखते हैं जिसकी अपने को ज़रूरत हो। जैसे यहाँ इसके साथ में आयतन है और इसके साथ में ताप है, तो यहाँ केवल ताप की टर्म बचनी चाहिए, PV बराबर RT जो सूत्र होता है उसकी बात कर रहे हैं अपने। और यहाँ ये जो टर्म है यहाँ P और T दोनों ना आकर के V आना चाहिए, या R आ सकता है, A और B आ सकते हैं, ठीक है। A आ सकता है, B आ सकता है, R आ सकता है और V आ सकता है, परंतु ये जो टर्म अपने साथ में लिखी गई है ये यहाँ से नहीं आ सकती। तो अब इन्हें अपने को क्या करना है, हटा देना है। देखिए अपने लिखेंगे S CV dt और t प्लस, इसे अगर हटाएं तो कहाँ से हटाएंगे, अपने इसे हटाएंगे यहाँ से। अपने मान रखेंगे p प्लस a बटा वी स्क्वायर अपॉन टी। इस t को अगर मैं इस साइड ले आता हूँ तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है ये r अपॉन वी माइनस का b। कितना बचता है, r अपॉन वी माइनस का b। इसका मान है ये r अपॉन v माइनस का b और साथ में dv, ठीक है। तो आपके पास में जो एंट्रोपी S है उसका मान क्या प्राप्त हो जाता है, उसका मान प्राप्त हो जाता है ये CV dt अपॉन टी और आगे जो लिखा गया है r अपॉन v माइनस का b और साथ में क्या है उसके dv है, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दीजिए, समाकलन बनेगा S इक्वल CV को बाहर रखा और इसका समाकलन किया, कितना आया, log t आया, कितना आया, log t आया, प्लस r को तो बाहर रखा, इसका समाकलन किया v मानते हुए तो log v माइनस का b। अब नीचे वाली टर्म का अवकलन करके गुणा करते हैं, अगर v है नहीं, v माना है, अवकलन किया b का 0 हो गया और v का v के सापेक्ष किया तो 1 हो जाता है। तो और कोई मान नहीं आएगा, इसके साथ में प्लस क्या आएगा, कोई नियतांक आएगा, स्थिरांक आएगा, कांस्टेंट है इसके, ठीक है। तो जो S का फॉर्मूला आपके पास में बना है वो है CV log t प्लस R log v माइनस b प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये अपने पास में एंट्रोपी S का मान है। किसके लिए एंट्रोपी है, ये वास्तविक गैस जो है उसके लिए एंट्रोपी का मान है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। देखो भाई फॉर्मूले आपको कंप्लीट याद रखने, जितने फॉर्मूले आए हैं उन सभी फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वगैरह आता है वो बिल्कुल आसान आता है इस थर्मोडायनेमिक्स से। बस आपको फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ से न्यूमेरिकल कोई अगर आता है तो आपको ये सारे मान दिए हुए मिलेंगे, टी का, वी का, बी का, CV का, कांस्टेंट तो नहीं मिलेगा, और S जो है उसका मान आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अगर बुक आपके पास में तो न्यूमेरिकल वगैरह देखना है इसके। अब देखो आगे, अगर अपने यहाँ बात कर लेते कि अवस्था A और B है, A से B की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ दाब P1, आयतन V1, ताप T1 और अवस्था जो है इसमें एंट्रोपी कितनी है, इसमें एंट्रोपी S1 है, ठीक है। देखिए आगे, अवस्था B, दाब P2, आयतन V2 और ताप T2, एंट्रोपी कितनी, S2, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए इसे, इस जगह अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा S2 माइनस का S1 और साथ में CV बाहर रखोगे और समय ताप T1 से T2 और dt बटा T, ध्यान रखना कैपिटल T रखना है। अपने जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ कैपिटल T रखना है आपको पूरी बुक के अंदर, और पूरी बुक में जब भी T आया है वो ताप के लिए ही आया है, ठीक है। समय का कोई चक्र नहीं है, ताप की बात करते जाएंगे और कैपिटल T से इसे लिखते जाएंगे। प्लस R को कांस्टेंट मानो और अपॉन में V माइनस B
और ये V1 से V2 तक, ठीक है। तो S2 माइनस S1 बराबर CV log T, लिमिट रख दो, प्लस R log V माइनस B और V1 से V2, ठीक है। S2 माइनस S1 CV log T2 माइनस का log T1। अपने क्या किया है, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट को रखा है, फिर नीचे वाली लिमिट को रखा है, तो log T2 माइनस का log T1 प्लस का R प्लस का R log V2 माइनस का B और माइनस log V1 माइनस B, ठीक है। और यहाँ से ये बनेगा S2 माइनस S1 CV log T2 अपॉन T1 प्लस R log V2 माइनस B और V1 माइनस का B, ठीक है। ये आपके पास में एंट्रोपी में परिवर्तन का मान आ जाता है, ठीक है। तो ये आता है S2 माइनस S1 इक्वल, ये आपका बनता है S2 माइनस S1 CV log T2 अपॉन T1 प्लस का R log V2 माइनस B और अपॉन में कितना है, V1 माइनस का B है। तो इसी के साथ अपने वास्तविक गैस की एंट्रोपी जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नए टॉपिक की ओर अपने बढ़ते हैं, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे भाप की एंट्रोपी, ठीक। देखो हमारा नया टॉपिक है भाप की एंट्रोपी। भाप की एंट्रोपी का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, और भाप की एंट्रोपी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा कि हमारे पास में स्मॉल m ग्राम की क्या है, बर्फ़ है। अपने मान रहे हैं कि हमारे पास में स्मॉल m ग्राम की बर्फ़ है, माना स्मॉल m ग्राम की बर्फ़ का ताप T1 केल्विन है। तो भाप की एंट्रोपी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमारे पास में कितने ग्राम की बर्फ़ है। हमारे पास में स्मॉल m ग्राम की बर्फ़ है और इसे हम चाहते हैं, बाद में बात करेंगे, अपने स्मॉल m ग्राम की बर्फ़ है जिसका तापमान कितना है, T1 केल्विन है। और हम चाहते हैं कि ये जो बर्फ़ है किस में बदल जाए, भाप में बदल जाए। और भाप में बदलने के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन आता है, उस एंट्रोपी में परिवर्तन का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो बर्फ़ है इसे बदलना पड़ेगा पानी में, और पानी में बदलने के बाद में इसे किस में बदलना पड़ेगा, भाप में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बर्फ़ को पानी में, फिर पानी को किस में बदल देंगे, भाप में बदल देंगे। इससे जो एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा उन सबको जोड़ लेंगे, जो हमारे पास में भाप की एंट्रोपी का मान आ जाएगा। सबसे पहले अपने बर्फ़ जो है उसे किस में बदलना पड़ेगा, बर्फ़ को सबसे पहले बदलना पड़ेगा पानी में। यानी हमारे पास में जो T1 केल्विन की बर्फ़ है इसे किस में बदलना पड़ेगा, T1 केल्विन के पानी में बदलना पड़ेगा। और इस समय इसे बदलने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, अवस्था परिवर्तन के समय अपने पता है कि टेम्परेचर वही रहेगा, तो अपने क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। और वो जो ऊष्मा होगी, कौन सी ऊष्मा होगी, उस ऊष्मा का नाम होता है, अवस्था परिवर्तन के समय जो ऊष्मा काम में आती है उस ऊष्मा को अपने बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और मान लेते हैं कि बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा Li है। कितनी है, Li है। हमारे पास में जो बर्फ़ है उस बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, Li है। हम लोगों को पता है कि एंट्रोपी का सूत्र होता है ds बराबर dq बटा
टी। कितना होता है ds बराबर dq बटा टी। तो यहाँ एंट्रोपी सबसे पहले ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इसे किससे लिख दिया, S1 से लिख दिया। तो मैं इसे लिख रहा हूँ ds1। S1 क्या है, एंट्रोपी है, ठीक है। और dq किस जगह आ रहा है, ml। अपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुप्रयोग पढ़े थे, वहाँ क्वथन और गलन प्रक्रम की बात की थी। और उस जगह हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो dq है उसे हम ml के बराबर लिखते हैं। तो ml के बराबर लिखा, m तो द्रव्यमान आ गया, ठीक है, m द्रव्यमान आ गया, और l जो है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, li लिख दिया। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, li लिख दिया। अपॉन में टेम्परेचर जो है वो कितना है, अपॉन में टेम्परेचर जो है वो है T1 केल्विन। तो एंट्रोपी जो है उसमें परिवर्तन कितना आ रहा है, ds1 बराबर mli बटा T1 आ रहा है। देखना यहाँ जो ग्राम ले रखा है ये m1 अगर लेते हो तो पूरी लाइन में आप लोग जितना डेरिवेशन करते हो m1 ही करते जाना। द्रव्यमान में अपने को किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। आई बात समझ में, अगर यहाँ m1 लेते हो तो पूरे डेरिवेशन में m1 ही लेते जाना, द्रव्यमान नहीं बदलना है अपने को। यहाँ m है और पूरे टर्म जो है अपने क्या लिखते जाएंगे, m के साथ में ही लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला काम अपना क्या हो गया, बर्फ़ को अपने किस में बदल दिया है, पानी में बदल दिया है। बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए अपने क्या दिए, इसे गुप्त ऊष्मा दिए। और गलन के लिए जो गुप्त ऊष्मा दी गई है उसे हम लोगों ने किससे लिखा है, Li से लिखा है। और dq किसके बराबर है, Li के बराबर होता है गुप्त ऊष्मा, 11वीं क्लास में दी गई है, इसे अगर आप पढ़ना चाहो तो डिटेल से। तो ds किसके बराबर होता है, dq बटा t के। तो ds1 किसके बराबर आएगा, mli बटा t1 इसके बराबर आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अब हमारे पास में जल है, हमारे पास में क्या है, जल है। इस जल को T1 केल्विन ताप से कहाँ तक लेकर के जाना है, T2 केल्विन ताप तक लेकर के जाना है, क्योंकि पानी को आपको बदलना पड़ेगा भाप में। अब ये तो है नहीं कि सबसे पहले बर्फ़ थी, बर्फ़ से सीधा पानी और पानी से सीधा क्या बन गया है, भाप बन गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पानी जो है उसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी पानी जो है उसे आपने जस्ट अभी क्या किया है, बर्फ़ से पानी में बदला है, तो पानी का टेम्परेचर बढ़ा करके आपको उसे वहाँ तक ले जाना पड़ेगा उस पॉइंट तक, जिसके बाद में क्या है, पानी अपनी अवस्था बदल करके कहाँ चला जाए, भाप में चला जाए। तो आपको गुप्त ऊष्मा देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पानी है इसका टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी पानी जो है इसका जितना भी टेम्परेचर है इसे कहाँ तक लेकर के जाना पड़ेगा, इसके उबलने वाले टेम्परेचर तक लेकर के जाना पड़ेगा, जहाँ पर जाकर के ये वाष्प में बदल जाए, ठीक है। तो अपने इसका तापमान बढ़ाएंगे T1 केल्विन से कितने केल्विन तक, T2 केल्विन तक। इसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पर कार्य करेंगे और एंट्रोपी में फिर से क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा, फिर से ये सूत्र लिखोगे आप लोग, ds बराबर dq बटा t। ds इसकी जगह तो अपने क्या लिखेंगे, h2 लिखेंगे। dq की जगह क्या आएगा, dq की जगह अपने लिखेंगे समाकलन, और किसका समाकलन करेंगे, अपने लिखेंगे mCdt अपॉन में t। और कितने से कितने तक, T1 से लेकर के T2 तक, T1 केल्विन से लेकर के T2 केल्विन तक अपने क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। और इसे ये dq जो है इसकी जगह अपने लिख देंगे mCdt। यहाँ पर जो c है, c विशिष्ट ऊष्मा है, c क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, c क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। और m ग्राम के लिए ज्ञात करना है तो m से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। dq जो है अपना किसके बराबर होता है, आपको पता है dq अपने लिखते हैं CVdt के बराबर। अगर dq को अपने CVdt के बराबर लिखें तो अपने बराबर लिखने से पहले अपने क्या करना पड़ेगा, अपने द्रव्यमान m से गुणा करना पड़ेगा और साथ में क्या आएगी, इसके विशिष्ट ऊष्मा आएगी, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा इसकी कितनी है, स्मॉल c है, और द्रव्यमान किसका, इसका कितना है, m। तो ये वही फॉर्मूला है जहाँ अब तक आप लोग mCVdt लिखते आए हो, mCpdt लिखते हो, ये वही फॉर्मूला है। c स्मॉल c है, विशिष्ट ऊष्मा को बता रहे हैं, अपने मोलर विशिष्ट ऊष्माएं वगैरह लेते तब अपने इसे बदलते। और m क्या है, m द्रव्यमान है, तो उस द्रव्यमान से अपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने लिखा है इसे ds2 बराबर, ये अपने लिखेंगे mc और साथ में कितना लिखा हुआ है, t/t, T1 से T2 ये आएगा mc। और इसका अगर आप लोग समाकलन कर देते हो तो ये बन जाता है log t, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, तो ये बनता है mc log T2 माइनस log
T1, ठीक है। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो DS2 इक्वल MC log T2 अपॉन T1। क्या लिख सकते हो, DS2 बराबर MC log T2 अपॉन T1। आई बात समझ में। तो यहाँ आपने क्या कर रखा है, यहाँ आपने इसका एंट्रोपी में परिवर्तन जो है उसे ज्ञात कर रखा है। देखिए अपने इस तरफ कोई समाकलन वगैरह नहीं किया है, क्योंकि अपने एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। ये जो अपने डी लगा रखा है ये क्या कर रहा है, एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। अपने जो T1 केल्विन से T2 केल्विन तक जा रहे हैं उस एंट्रोपी में परिवर्तन को दर्शा रहा है, ये जो डी हम लोगों ने साथ में लिखा है। अब इसे मैं ऊपर लिख करके छोड़ देता हूँ, ये इस साइड जो पढ़ा है इसे रहने देते हैं और समीकरण 2 लगा देता हूँ। अब देखिए अपने इसे कहाँ तक ले गए। अपने सबसे पहले हमारे पास में बर्फ़ था, बर्फ़ को हम लोगों ने किस में बदल दिया है, पानी में बदल दिया है। और पानी का टेम्परेचर जो था उसे T1 केल्विन से बढ़ा करके कितना कर दिया है, T2 केल्विन कर दिया है। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, अब हम लोग इसे T2 केल्विन से क्या कर देंगे, ये जो पानी है, पानी को जो हमारे पास में T2 केल्विन का पानी है, इस पानी को अपने किस में बदल देंगे, T2 केल्विन की भाप में बदल देंगे, ठीक है। आपको पता है अब क्या होगी, अवस्था में परिवर्तन होगा। और जैसे ही अवस्था में परिवर्तन होता है तो आपको पता है कि अवस्था में परिवर्तन के समय कौन आता है, अवस्था में परिवर्तन के समय आता है गुप्त ऊष्मा, ठीक। तो अवस्था में परिवर्तन के समय यहाँ क्या दी जाएगी, गुप्त ऊष्मा दी जाएगी। अब यहाँ कौन सी गुप्त ऊष्मा दी जाएगी, अब यहाँ पर इसे पानी जो है इसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दी जाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा दी जाएगी। और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा DQ जो है वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किससे लिख देते हैं हम लोग, LS से लिख देते हैं। तो जो ऊष्मा में परिवर्तन DQ है, DQ किसके बराबर आ जाएगा, MLS के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, DQ बराबर MLS के, जिससे हमारे पास में DS3 का जो मान है, DS3 का जो मान है वो कितना आएगा, वो आएगा DQ बटा T2। ये देखिए DS इसकी जगह S3 आ गया, DQ की जगह DQ लिखा हुआ है और T की जगह यहाँ 1 था और यहाँ क्या आएगा, T2 केल्विन आएगा। और मान रखने पर DS3 बराबर DQ की जगह कितना, MLS अपॉन में T2 केल्विन आ जाएगा। आई बात सुन में, DS3 कितना आ जाएगा, DS3 आ जाएगा MLS बटा T2। और कुल गुप्त ऊष्मा यानी अपनी जो बर्फ़ है, बर्फ़ को किस में बदल दिया है, भाप में बदल दिया है। और बर्फ़ को भाप में परिवर्तन करने पर जो निकाय है, निकाय की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन, निकाय की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन। तो निकाय की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन कितना आएगा, तो निकाय की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन जो आएगा वो आएगा DS बराबर DS1 DS2 और DS3, यानी DS आ जाएगा, ये आएगा MLI बटा T1। जब हमारे पास में मान रखा गया समीकरण 1 से वो मान रख देंगे MLI बटा T1 प्लस MC log T2 अपॉन T1 प्लस MLS अपॉन T2। तो हमारे पास में जो DS का मान है उस DS का मान कितना आ जाएगा, DS का मान आ जाएगा MLI बटा T1 और लास्ट में MLS बटा T2। और ये कितना, ये MC log T2 अपॉन T1। ये जो मान हम लोगों ने लिखा है, ये तो लिखा है जो बर्फ़ है उसके लिए, बर्फ़ जब अपने किस में बदल रही है, पानी में बदल रही है तब, और ये जब अपने पानी भाप में बदल रहा है उस समय। और ये अपने क्या है, पानी का टेम्परेचर T1 केल्विन से T2 केल्विन तक लेकर के जाने में एंट्रोपी में परिवर्तन करते समय हमारे पास में जो एंट्रोपी में परिवर्तन आया है वो कितना है, वो आया है DS
2। ठीक है, अब देखिए अपना ये जो एंट्रोपी वाला पार्ट है ये इसके साथ में ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी अपने जितनी एंट्रोपी पढ़नी थी एंट्रोपी लगभग अपने क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने एक तो इसमें बचता है ऊष्मागतिक ताप पैमाना और एक बचता है इसमें नैनसर्ट समीकरण जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। देखिए अपने कुछ एक बातें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, फिर अपने बचा हुआ पार्ट कल करेंगे और उसके साथ में आपकी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए अपना नया टॉपिक है ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। ठीक है, तो हमारा नया टॉपिक है ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। अपने एक ऊष्मागतिकी ताप पैमाना बनाना है, अपने को क्या करना है, एक ऊष्मागतिकी ताप पैमाना बनाना है जो अपने कल बनाएंगे, नए जो वीडियो बनाएगा उसमें अपने ऊष्मागतिकी ताप पैमाने को पढ़ेंगे। परंतु आज अपने कुछ एक बेसिक बातें करते हैं कि ऊष्मागतिकी ताप पैमाने की अपने को जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए अब तक अपने क्या करते आए हैं, बहुत सारे ताप पैमाने पढ़ते हैं और उन ताप पैमानों में क्या होता है कि जो पैमाना होता है उसकी जो रीडिंग आती है उसका जो पाठ्यांक आता है वो पाठ्यांक निर्भर करता है कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर। उसमें जो कार्यकारी पदार्थ भरा होता है उस कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर वो क्या करता है, निर्भर करता है। यानी अपने अब तक जो ताप पैमाने बनाए हैं वो सारे के सारे ताप पैमाने किस पर निर्भर करते हैं, वो सारे के सारे पैमाने निर्भर करते हैं कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, तो जो केल्विन नाम का वैज्ञानिक था उसने क्या किया, केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम है केल्विन, केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने कार्नोट चक्र पर आधारित एक नए ताप पैमाने का आविष्कार किया और इस ताप पैमाने का, इसी ताप पैमाने को क्या बोला गया, इसी ताप पैमाने को बोला गया ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। जो केल्विन नाम का वैज्ञानिक है उसने क्या किया, एक नया पैमाना बनाया और उस पैमाने को क्या बोला गया, उसको बोला गया ऊष्मागतिक ताप पैमाना। और ये जो ताप पैमाना है ये किस पर आधारित था, ये कार्नोट चक्र पर आधारित था, कार्नोट चक्र पर आधारित था। कार्नोट चक्र के अंदर आपको पता है क्या होता है, कार्नोट चक्र के अंदर आपके पास में दो टेम्परेचर होते हैं, T1 केल्विन और T2 केल्विन। यहाँ जो ये कार्नो इंजन जो होता है या जो कार्नोट चक्र होता है, ये कार्नोट चक्र किस पर निर्भर नहीं करता, ये कार्नोट चक्र जो है वो कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यानी अपने पास में जो कार्नोट चक्र होता है वो कार्यकारी पदार्थ जो है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है जो आपके पास में ऊष्मा स्रोत है और जो ऊष्मा सिंक है उन दोनों के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, जो आपके पास में कार्नोट चक्र होता है वो किस पर निर्भर करता है, कार्नोट चक्र पर, जो कार्नोट चक्र है वो निर्भर करता है ऊष्मा स्रोत पर और ऊष्मा सिंक पर। उसके मध्य अपने पदार्थ किस प्रकार का लिया गया है उससे कार्नोट चक्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अपने किसे काम में लिया गया है, ये जो कार्नो का जो ऊष्मागतिकी ताप पैमाना है केल्विन का, इसे काम में लिया जाता है। ठीक है, अब तक जो अपने ताप पैमाने पढ़ते हैं वो सारे के सारे ताप पैमाने किस पर निर्भर करते हैं, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध ताप, जो ताप पैमाना, जो प्रतिरोध ताप पैमाना होता है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है, और जो गैस ताप पैमाना होता है वो गैस पर निर्भर करता है, और जो तापमापी पारा वाला होता है जिसमें पारा भरा होता है वो क्या करता है, पारे के प्रसार पर निर्भर करता है। यानी पारे वाला जो है वो पारे के प्रसार पर निर्भर करता है, जो गैस ताप पैमाना है वो गैस पर निर्भर करता है, और प्रतिरोध ताप पैमाना है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर निर्भर करता है। परंतु जो ऊष्मागतिकी ताप पैमाना है ये सिर्फ किस पर निर्भर करता है, ये ताप पर निर्भर करता है, T1 केल्विन पर और T2 केल्विन ताप पर। जैसे अपनी पारे वाला है तो ये तो क्या करता है, जो पारा होता है इसके रेखीय प्रसार पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो प्रतिरोध ताप पैमाना होता है, प्रतिरोध ताप पैमाना ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है प्रतिरोध पर। परंतु ये जो ताप पैमाना है ये किस पर निर्भर करता है, सिर्फ स्रोत और सिंक के तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए अपने क्या है
ये ताप पैमाना जो है वो काम में लिया जाता है। ये क्या होता है, किस प्रकार से बनाया गया है, इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।